नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। सीसेट हटाने को लेकर दो अलग गुट, राष्ट्रीय अधिकार मंच और छात्र अधिकार मंच अब एक ही मंच से आंदोलन करने का निर्णय लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अधिकार मंच को संचालित कर रहे श्याम रुद्र पाठक ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि अब दोनों एक ही मंच से आंदोलन करेंगे और सीसेट हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। सरकार को इस पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए। ईस्टर्न स्काई से बातचीत करते हुए क्या कहा श्याम रुद्र पाठक ने, आइए देखते हैं। इस तरह का सरकार का रवैया है, बिल्कुल लड़के बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कभी हफ्ते भर टाइम देती, कभी 10 दिन टाइम देती, अभी वो इंग्लिश हटा रही है। हम लोग क्या समझ नहीं, क्या जनता समझदार नहीं या छात्र नहीं समझदार है? वो ये बताने की हिंदी इंग्लिश का कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे भारतीय भाषा और साथ में जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, कहाँ 2% हिंदी मीडियम 2.3 और कुल भारतीय भाषाओं का 5% है। हम ये कहना चाह रहे हैं जहाँ पे समानता का अवसर की बात हो रही है, ये कहाँ पर दिया जा रहा है? तो हम यही कह रहे हैं कि जो सरकार से जल्दी से जल्दी डेट बढ़ाए और फटाफट ये जो है अपना जो एडमिट कार्ड है उसे वापसी ले और एग्जाम जो है 24 अगस्त का वो तुरंत और सीसेट वापसी ले, ये हमारा इरादा है। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि लोग नैतिकता से खिलवाड़ किया, मैंने खाली ये कहा कि उनको सरकार ने ठग लिया। वहाँ के जो स्थानीय सांसद उन्होंने उनको ठग लिया, तो ठगा गए, बच्चे हैं ठगा गए, लेकिन समझ गए क्यों गलत ठगे गए, फिर दोबारा आंदोलन पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के आदेश पे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है, तो न तो राष्ट्र अधिकार मंच की ओर के आदेश पे हुआ है, न छात्र अधिकार मंच के आदेश पे हुआ है। ये छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान नेता एकजुट हुए, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। इस सभा में आप नेता योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे। आज कि हमारा राजनीतिक सोच कहां गई, राजनीतिक अर्थ तो हल करना चाहते हैं तो पहले नेता बैठे। रेत की बात हम ये नहीं कहते कि जमीन नहीं विकसित करके खड़े हैं, हमारे पास भी वही जमीन होगी, हमारे सामने अगर किसान में कितनी बुद्धि है। 120 साल के बाद किसानों को लूटने खसोटने वाला कानून 2-4 डिग्री बदला था, 2-4 सूद सुधार हुआ था, थोड़ी सी राहत इस देश के किसान को मिली थी। और 120 दिन भी ना हुए कि उस कानून को पलटने की साजिश हो रही है। तो इस देश के किसान, आज तो दिल्ली और नज़दीक के किसान आए हैं सिर्फ दस्तक देने, सिर्फ चेतावनी देने कि खबरदार, अगर उस कानून में किसान के हक में 4 चीज़ और बदलनी है तो बदलो, लेकिन अगर उस कानून को भी उसमें भी पतला करोगे, उसको भी कमज़ोर करोगे, तो देश का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसी एक पार्टी का मंच नहीं है, किसान का मंच है। और जब किसान का सवाल है, देहात का सवाल है, खेती का सवाल है, वो पार्टियों से बड़ा सवाल है। और हमारी पार्टी, तमाम पार्टियों को इसमें जुड़ना होगा। यहाँ याद रखना है कि जब ये कानून पास हुआ था तो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, जो आज लोकसभा की स्पीकर हैं। उन्होंने दरअसल कहा था कि इससे भी ज़्यादा अच्छा कानून किसान के लिए बनना चाहिए। आज सरकार में आते ही इनके रंग बदल गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। यह अभियान दिल्ली में चुनाव करवाने के मुद्दे पर होगा। प्रेस वार्ता में मनीष सिसोदिया, आशुतोष व दिलीप पांडे मौजूद थे। क्या कहा मनीष सिसोदिया, आशुतोष और दिलीप पांडे ने, आइए देखते हैं। चेक करने की जरूरत है। मैंने कहा ना, मैं खुद एक बार उनसे बात कर दूं, संतुष्ट हो जाऊं कि आखिर इस तरीके का कोई बयान दिया भी नहीं दिया, क्योंकि वो जो खबर है वो बड़ी मिस्टीरियस थी। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में देखी वो खबर। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, रोजाना के काम में उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिल रही, अस्पतालों में हालत ख़राब है। और इस सब तमाम दुश्वारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रॉक्सी तरीके से शासन चला रही है। वो दिल्ली के लोगों की समस्या का कोई समाधान देने में नाकाम है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं करवा रही। हम बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव करवाओ। जिस दिन से हमने रिज़ाइन किया, हम तब से कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार के बाद सबसे रिज़ाइन किया, हम तब से कह रहे हैं कि चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ। पहले कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, अब बीजेपी चुनाव नहीं करा रही। और तमाम लोग, आपने जंतर मंतर पे भी देखा, लोग आए चुनाव की रैली के समर्थन में कि चुनाव करवाया जाए। बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग कह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग कि चुनाव करवाया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ना तो ये लोगों की समस्याओं का समाधान दे रही है
और ना दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार देने का रास्ता साफ कर रही है। तो अब हम लोगों ने तय किया है, आम आदमी पार्टी ने, कि अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता खुद अब चुनी हुई सरकार मांगेगी, चुनाव कराने की मांग करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन कर रहा है असम। अरुणाचल के लोगों को परेशान करने से असम अब भी बाज नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। और इस बार फिर से 9 अगस्त को लोअर सुबनसिरी जिले के दोलुंगमुख में असम के वन अधिकारियों ने घुसपैठ कर वहां के स्थानीय किसानों की धान की खेती को नष्ट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धान के खेत में कुछ पेड़ पौधे लगाए और पौधों को ना उखाड़ने की चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड डिमार्केशन का आदेश दिया था, लेकिन असम बिना किसी डर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। वहीं असम की हरकतों की वजह से अरुणाचल के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश हालांकि 2 नेबरिंग स्टेट है, बट इनके बीच में हमेशा से ही लैंड डिमार्केशन और बाउंड्री को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहे हैं। अभी रिसेंटली हुए 9 अगस्त को दोलुंगमुख एरिया पे, जहां पे फॉरेस्ट ऑफिशियल ने दोलुंगमुख एरिया पे एनक्रोच की है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ में आज मौजूद है टिमी पाबो, जो कि वही के एक नेटिव है, साथ ही साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल दोलुंगमुख एरिया स्टूडेंट्स यूनियन है। तो पाबो, पहले हमें ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हमारा दोलुंगमुख लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके हमारा बस्ती आदमी का पेडी फील्ड और दो घर को उन लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सब बात तो हमारा दोलुंगमुख के लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा होते रहता है। और एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन का हिसाब से दोनों स्टेट को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला था। और रिसेंटली हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लोकल बाउंड्री कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया कि ताकि जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया है उसी ग्राउंड रियलिटीज़ को इंस्पेक्शन करने के लिए बोला है। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी नोटिस जारी किया गया कि 2 स्टेट को स्टेटस को मेंटेन करो जब तक सुप्रीम कोर्ट का तरफ से कुछ वर्डिक्ट या जजमेंट डिमार्केशन का बारे नहीं आएगा, तब तक दोनों स्टेट पीसफुल में रहना चाहिए बोला है। फिर भी असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके हमारा बस्ती को हमेशा नष्ट करता है और हमारा बस्ती का इनोवेशन आदमी को बहुत सा प्रॉब्लम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बेची जा रही हैं एक्सपायर हो चुकी दवाइयां। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल ने कई जगह का दौरा कर दवाइयों के स्टॉक का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल उपकरणों की कमी और डॉक्टर्स की कमी जैसी दिक्कतें सामने आती थी, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कालिखो पुल ने जब ईटाफोर्ट डिस्पेंसरी का दौरा किया तो वहां पड़ी एक्सपायर्ड दवाओं ने उन्हें चौंका दिया और इसी तरह उन्होंने कई केमिस्ट शॉप पर भी छापा मारा। कालिखो पुल ने यह चेतावनी दी है कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। ईटाफोर्ट डिस्पेंसरी में 4 बार गया, पहले 2 बार गया किसी को भी नहीं मिला। दूसरा बार तीसरा बार जब गया एक स्वीपर मिला। स्वीपर वो पूरा फुल्ली वो ड्रंक था। तो तब मैंने नोटिस इशू किया कि क्यों नहीं है, ये लोग कहाँ लोग हैं। तब 4th टाइम भी फिर विजिट किया, मैंने सरप्राइज विजिट। 4 बार किसी को भी नहीं बता के गया। उसी प्रकार मैं 3 बार स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन को भी विजिट किया, मालूम नहीं वो लोग को। लेकिन जब गया, एक बार गया सबको मिला। कोई टाइम में केवल एक पर्टिकुलर वार्ड को विजिट किया, मालूम ही नहीं था डॉक्टर को भी कि हम भी मिनिस्टर है। तो ऐसे ऐसे जो पाया है वहाँ इंटरेक्ट किया, तो उसकी वजह से वहाँ भी स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन में भी देखा, वहाँ मेडिसिन्स नहीं था। मेडिसिन्स था तो वहाँ एक्सपायरी डेट था। उसके बाद डिस्पेंसरी यहाँ ईटाफोर्ट में जब देखा है, पूरा रूम को मैं देखा है, तो वहाँ 6 आइटम का दवा था। 6 आइटम में से जो हम मिला है उसमें 3 दवा तो एक्सपायरी वाला डेट था। एक्सपायरी वाला भी वो था कि जो लोकल एनेस्थीसिया, वो जो आदमी को बेहोश करने वाला जो दवा, वो आदमी एक्सपायरी डेट वाला को यूज़ कर रहा था, वो तो आदमी का जान भी जा सकता है। तो इसलिए मैं अपने आप को, मैं मिनिस्टर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट का, और मैं
सच्चाई को मैं छिपाने से तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आंखें खोलना चाहिए। हमारा वो जो डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, नर्स है, स्टाफ्स है, और जो लोग वो लोग को भी खोलना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए एक्सपायरी डेट वाला को नहीं दे। अरुणाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जीरो टॉलरेंस ऑन हेल्थ सेक्टर को लेके एक मुहिम छेड़ी गई है, जहां पे हेल्थ मिनिस्टर ने खुद कई जगह कई अस्पतालों में सरप्राइज़ विजिट की है। बट उनकी इन्हीं सरप्राइज़ विजिट के दौरान एक्सपायर्ड मेडिसिन जैसा एक सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे पाया गया है। यूँ तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और उनका एक्टिवनेस जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। बट फ्यूचर में एक्सपायर्ड मेडिसिन जैसा सीरियस प्रॉब्लम वो भी अस्पतालों से पाना होगा कि नहीं होगा, इसको प्रिवेंट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखना होगा। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुजी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। ऑल अरुणाचल प्रदेश सेवा रियल इस्टेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया एक मास धरना। सेवा रियल एस्टेट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर सहित एमडी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया था यह धरना। हाल ही में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया था। सेवा रियल एस्टेट लिमिटेड पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के 17 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं, जिसको लेकर ऑल अरुणाचल प्रदेश सेवा रियल एस्टेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन ने ये मांग की है कि सेवा रियल एस्टेट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोको ओबी, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर गोजुम न्योदू सहित एमडी सिद्धार्था नाग की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। साथ ही ये मांग भी की गई है कि इस केस को एसआईटी या फिर सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसा है कि आज का जो इधर बेतरा है, ये सब एजेंट लोग आया है। जो इन्वेस्टर तो जो रुपया डालने वाला आदमी इधर नहीं पहुंचा है, वो हर एक बस्ती में है, हर एक अरुणाचल कोना जगह में है। तो रुपया को हम लोग देखा गया तो 17 करोड़ रुपया है। तो इसलिए हम लोग का जो गवर्नमेंट को जो मूव करने के लिए हम लोग जो अपील कर रहा है, तो हम लोग को कुछ एक सोल्यूशन दे दो। हम लोग को एक अल्टरनेटिव यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल रुपया को रिटर्न कर सके, तो ये है अंतर। तो और इतना साल में 5 ईयर्स टर्म्स में जो लोग हम लोग को जो दिखाया था, तो इस मुताबिक हम लोग इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए मेरा कहने मतलब हम लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट काल को भी ये करेगा, जब तक नहीं मिलेगा करते रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में एचआईवी पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। इसके साथ ही जिले में अब तक कुल 4 लोग हैं एचआईवी पॉजिटिव ग्रस्त। एचआईवी को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई पहल, नीतियां और उपाय कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एचआईवी पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। 2008 में एचआईवी पॉजिटिव का एक केस सामने आया था, 2011 में 3 और अब 2014 में एक केस सामने आया है। इनमें से एक पीड़ित की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में वर्कर्स के फायदे के लिए अब अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड काम करेगा। बोर्ड अपनी नई स्कीम्स को बताने के लिए 14 अगस्त को आयोजित करेगा एक श्रमिक कल्याण मेला। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा अधिनियम 1997 के तहत वर्कर्स को हाउसिंग लोन, पेंशन, मैटरनिटी, बच्चों की पढ़ाई और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे फायदे देने के लिए अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की थी। इस वेलफेयर बोर्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन करा के वर्कर्स कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल बोर्ड कुछ और नई स्कीम्स लेकर आया है, जिन्हें 14 अगस्त को श्रमिक कल्याण मेले के दौरान सभी वर्कर्स को बताया जाएगा। Actually, our board was established on 2007 as per Supreme Court's ruling under Service Act 1996, right? 1996. इसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में हो, जो लेबर्स हैं वो हमारे बोर्ड में रजिस्टर करते हैं और उसके बाद बोर्ड द्वारा हम उनको अच्छा सुविधा देने के हम लोग काम करते हैं। जैसे कि ये बोर्ड रजिस्टर्ड लेबर्स को हेल्थ इंटेंसिव हम देते हैं, उनको बीमार होने पर उनका हॉस्पिटल में रख रखाव के हम लोग हेल्प करते हैं। और ये बोर्ड हम लोग अगर उनका फैमिली मेंबर्स में कोई बीमार हो जाता है उनको भी हम लोग देखते हैं। चाइल्ड केयर भी हमारे पास होते हैं, जो उनके बच्चों को 2 बच्चों को हम
हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। और ये बोर्ड के द्वारा हम लोग उनके अगर बच्चे अच्छे एजुकेशन पढ़ने के लिए उन लोग जब जाते हैं तो MBBS या कोई अदर बड़े कोर्स में, तो बोर्ड द्वारा इस साल हमने लॉन्च किया है हमारे समय में कि हम लोग उनको एक हेल्प देते हैं, वन टाइम ग्रांट देते हैं। एंड दिस बोर्ड ऑल्सो गिव्स हाउसिंग लोन टू द रजिस्टर्ड वर्कर। दिस ऑल्सो वी ऑल्सो गिव टूल्स लोन टू द वर्कर्स। बट बहुत समय से टूल्स लोन और हाउसिंग लोन पे हम लोग दे नहीं पाया था क्योंकि हम लोगों का एक प्रॉपर टाइप नहीं था। टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए सिक्किम में पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है। इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आइए आपको दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग की एक झलक। पैराग्लाइडिंग के जरिए हम हवा में उड़ने के अपने सपने को सच कर सकते हैं, हवा से बातें कर सकते हैं और पंछियों की तरह उड़ सकते हैं। और जगह अगर सिक्किम हो तो बात ही क्या है। एक तरफ कुदरती खूबसूरती, दूसरी तरफ पैराग्लाइडिंग का मजा, इस पर कोई भी आकर्षित हो जाएगा। पूर्वी सिक्किम के रांगा में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश से पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेकर आए ये यंग पैराग्लाइडर्स टूरिस्ट को पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं और टूरिस्ट भी इसका काफी लुत्फ उठा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देगी बल्कि इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा। Very positive. I mean, beautiful environment, beautiful scenery, beautiful people. So yeah, good future for paragliding. Yeah, very prosperous future. Very friendly, hospitable people. Beautiful environment. Well managed. Yeah, compared to other parts of India. I feel very excited. Something different, something new. Beautiful view here. It's yeah, I'm very excited about it. Yeah, I think something that you can't see anywhere else in the world, huh? Something that you can't experience anywhere else in the world. And so far it's been wonderful. यूथ और नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए भी किसी भी गाइडेंस की जरूरत जरूर होती है। और ये गाइडेंस दे रहा है सिक्किम का डेयरिंग बुल्स एथलीट क्लब। आइए आपको दिखाते हैं इस क्लब की एक झलक। नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स लवर की कमी नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर यूथ स्पोर्ट्स में रुचि रखता है और उस यूथ की स्किल्स को निखारने का काम करता है सिक्किम का डेयरिंग बुल्स एथलीट क्लब। इस क्लब की शुरुआत 2010 में सिर्फ 30 मेंबर्स के साथ हुई थी। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस एथलीट्स पर किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर थूपतेन भुटिया का कहना है कि क्लब की ये बहुत ही अच्छी पहल है और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ये क्लब इस यूथ को निखारने में लगा है और शायद इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करे, जिससे सभी लोग अपने अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं। और मुझे एक पहले से जब मैं छोटा था उसी टाइम से मुझे बहुत दौड़ना बहुत पसंद आता था ना, इसीलिए सभी लोग जब दौड़ते थे उन लोगों को देखकर मुझे भी एथलेटिक में दौड़ना पसंद हो रहा था, इसलिए प्रैक्टिस करके दौड़ना शुरू किया। अभी तक तो फिलहाल अभी चल रहा है लड़कियों का ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम होता है लड़कियों का, लेकिन लड़कों का भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि इधर स्पेशली इंडोरेंस टाइप जो हिल का जो पीपल्स होता है लंग्स कैपेसिटी अच्छा है, इसलिए यानी ये नेचुरल भी है और इसलिए इंडोरेंस टाइप एथलीट ज़्यादा मिलता है इधर स्प्रिंटर्स से ज़्यादा। एथलेटिक एज सच अब इसको लाइक इफ यू से लाइक athletic has been formed in year 80 something. We had athletic association, and after that like athletic association has been doing well in organizing school activities, state level activities till date. So more or less like it's still going on. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।